हाथी है जो यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचे, लेकिन अक्सर देखते हैं जितने भी चुनाव हुए हैं हाथी जीत तो जाता है लेकिन हाथों में बिक जाता है। हम सड़क पर उसके विरोध में नारे लगा रहे थे, कृष्णा पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। की क्षेत्रीय विधायिका कृष्णा पूनिया 306 की अपराधी है, दुष्प्रेरण की दोषी है। जितने थानाधिकारी लगते हैं सारे ये विधायक पैसे ले लेकर के उनको लगाते हैं। कुछ भी नहीं है, सुविधा के नाम से करना ही नहीं चाहते नहीं, ये तो वो टी शर्ट पहनना चाहते हैं, हमारा प्रचार हो जाए, हमारा भ्रष्टाचार। इसलिए मुफ्त के नाम से गहलोत साहब अगर सरकार में जीतना चाहते हैं तो इनकी भूल है। पुलिस में सबसे ईमानदार ऑफिसर किसी को देखा तो सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को देखा। इन भ्रष्ट चोर बेईमान लोगों का पिछले 5 साल से पौने 5 साल का समय बीत चुका है और ये फिर पिछली बातों की तरह ही हमारे गरीब मजलूम लोगों के बीच में इनके दलाल, इनके चमचे जाएंगे और वो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। कृष्णा जी पूनिया ने, गहलोत साहब ने और मिलकर के इस खेल के जगत के नाम से बड़ा भ्रष्टाचार किया है। हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला रहा है बसपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच। आप अपने को प्रतिद्वंदी के रूप में किसको देखते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? तो आज मैं खुद सुरक्षित महसूस करता हूँ जी। जनता के बीच में मेरे को बदमाश लोगों ने पुलिस के पूछताछ में, ये नूनी जो सुपारी के लोग बात करते हैं, उन बदमाशों ने पुलिस में पूछताछ नोट में बताया है कि चूरू में हमारा अगला टारगेट मनोज न्यांगली और नेपू न्यांगली। जब तक सरकार इन थाना अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाएगा कि ये किस तरीके से बंदी लेकर के अवैध कारोबार कराने में भागीदार बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजी टीवी 24। आरजी टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और अगर कोई सत्ता में है तो उनसे सवाल करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिन्हें राजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनोज जी न्यांगली साहब, जो कि पहले विधायक रहे हैं बसपा से और अभी बसपा से दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफी समस्याएं देखने को मुझे आई, वो सारी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24। नमस्कार, धन्यवाद आपका और मुझे सुनने वाली सारी जनता का भी मैं अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसे शुरू हुई, आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरे परिवार में कोई विरासतन रूप से कोई राजनीतिक नहीं थी जी। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र न्यांगली ने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से 2005 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा जी। 800 से अधिक वोटों से हम जीते, जो कि हमारे खुद की ग्राम पंचायत और ब्लॉक था जी। और ये चुनाव बड़े भाई ने जेल में बैठे हुए जीता और जेल में 2006 में जेल से छूटने के बाद बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र न्यांगली ने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्याय, जुल्म, ज्यादतियों के खिलाफ डटकर 70 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो शासन करती आ रही थी जी, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक मानस बनाया और वो मानस भी बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे हाथी के निशान के साथ लेकर बनाया और 2008 का चुनाव उन्होंने यहाँ से विधानसभा का सादुलपुर विधानसभा से लड़ा जी। 2008 के चुनाव में स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली थोड़े से मतों से हार गए। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुकाबला रहा। 5-4 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती और ये 2 नंबर पे रहे जी। 8 के चुनाव के बाद 2009 में बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र न्यांगली की हत्या हो गई जी। मैं वकालत का पेशा छोड़कर जोधपुर से 2009 में यहाँ इस सफर को शुरू किया। इस बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली के इस कारवां को मैंने आगे बढ़ाया जी। और हम सफलता पर सफलता प्राप्त करते हुए आज पिछले 20 साल से इस बहुजन समाज पार्टी के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोगों को लेकर इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। 2009 में हमारे राजगढ़ की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के सीधे चुनाव में नगर पालिका का चेयरमैन बनाया हमारे नंद किशोर जी मरोदिया को जी। 2010 में मैं पंचायत समिति सदस्य बना निम्मा से, जो मेरा ब्लॉक नहीं लेकिन लोगों का प्रेम और स्नेह था और मुझे यहाँ से पंचायत समिति सदस्य बनाकर राजगढ़ की पंचायत समिति में भेजा। 10 के बाद में 13 में एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं एमएलए बन गया। 13 से 18 में एमएलए रहा। इस बीच में हमने नगर पालिका का चुनाव आया, उसमें हमारे पार्षद रहे, 15 में भी रहे, 9 में भी रहे। आज भी मेरे नगर पालिका में 7 पार्षद हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं 2 मेरे।
और अब मैं 2018 का फिर हमने चुनाव लड़ा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की पार्टियां जीती, मैं सेकंड नंबर रहा, बीजेपी 3 नंबर रही। और अब 2023 का मुकाम बहुत नज़दीक है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजगढ़ की जनता का आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह रहा तो निश्चित रूप से हम अब की बार राजस्थान की विधानसभा में इस नीले झंडे को लेकर, हाथी के निशान को लेकर पहुंचेंगे। हाथी निश्चित रूप से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा, ऐसा जनता का प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है। जिस तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन से और वर्तमान की विधायिका के अत्याचार, जुल्म और भ्रष्टाचार से तंग परेशान जनता इंतजार कर रही है उस तारीख का कि वो 2023 की तारीख कब घोषित हो और हम इनको यहाँ से हराकर और मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजने के लिए तैयार कर रही है। जी, आप बोल रहे हो कि हाथी है जो यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचे, लेकिन अक्सर देखते हैं जितने भी चुनाव हुए हैं हाथी जीत तो जाता है लेकिन हाथों में बिक जाता है। देखिए, ये आपकी बात हम वहाँ तक ठीक मानते हैं, लेकिन देखिए हम 2013 में एमएलए बने थे और हम हाथी की सवारी से राजस्थान की विधानसभा में गए थे और उस समय मेरे साथ 3 साथी थे, तीनों ये हाथी के सवारी पे थे, हाथी की सवारी पे रहे। ये जानने वाले लोग हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है। ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कहीं न कहीं हमारी पार्टी को धोखा देकर जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप देख रहे हैं उन लोगों की क्या हालात रही होगी। पिछले विधानसभा में गए हैं, गहलोत साहब का साथ दिया है, लेकिन उनकी क्या स्थिति है वो आप अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं तो पूरे राजस्थान को जानते हैं। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप विधायक बने जब 13 में, तो आपने यहाँ पर जो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र है इसमें ऐसे क्या क्या जो टॉप 5 कार्य हैं जो आपने करवाए प्रायोरिटी बेसिस पे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम था, मैंने यहाँ महाविद्यालय नहीं था। 2018 में मैं 13 से 18 में ले रहा यहाँ के राजकीय महाविद्यालय जो खुलवाने का काम हमने टॉप में किया। जी। मेरे शहर के बीचों बीच एक शहरी पीएचसी जो है, जो लंबे अरसे से हॉस्पिटल बंद हो गया था, उसको हमने नई बिल्डिंग के साथ उसको हमने यहाँ खुलवाने का काम किया। राजगढ़ में पानी की इतनी गंभीर समस्या थी जिसको मैंने विधायक रहते हुए इस राजगढ़ की जनता के लिए 43 दिन तक एक विधायक होते हुए मैंने पानी की समस्या के लिए धरना दिया, जिससे पूरे राजगढ़ की जनता को मैं पानी पिला पाया। बिजली की समस्या से मैं निजात दिलाने में हर महीने में 4 चौपाल में बिजली बोर्ड में लगाता था, जनता की समस्याएं खुद सुनता था 4-4 घंटे। और हमारे यहाँ के अधिकारियों की भी बात सुनकर जो कमजोरी यहाँ विभाग में होती थी, मैं उच्च अधिकारियों से और मिनिस्टर से बात करके राजगढ़ की बिजली की पूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास करता था। जी। ये आम जन की सुनवाई, जो पीड़ित लोग हैं प्रशासनिक अमले जमले से, उनके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहकर उनकी सुनता हूँ, उनका काम करने का प्रयास करता रहता। आप पानी की समस्या बता रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या राजगढ़ में आज भी है। सत्य बात है, आज भी निजात नहीं दिला पाए। कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ की विधायिका 5 साल से। कांग्रेस की सरकार और विधायिका ने आने के बाद ही यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इस राजगढ़ को, और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के कारण ही आज ना तो पानी है ना बिजली है। पानी की जो समस्या की बात मैं करूं, हमने जर्मन योजना मेरे कार्यकाल में आई और हर गांव में 20 पीएसपी 30 पीएसपी लगी, सब जगह में पानी आता था। जी। अब जल जीवन मिशन के नाम से एक स्कीम आई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की साथ में मिलकर पूरे गांव की गड़ियां खोद दी, पूरे गांव में पाइप डाल दिए। कहीं भी पानी का मैनेजमेंट नहीं है। जिस पीएसपी के माध्यम से जनता को पानी पिला रहे थे, वही प्रोजेक्ट है पानी की सप्लाई करने वाला। एक गांव में वो कनेक्शन 20 जगह होते थे और वही एक गांव में 400 जगह हो गए, और उसी प्रोजेक्ट से आप पानी पहुंचाना चाहते हो जो पीएसपी प्रोजेक्ट था। तो ये फेल स्नो हो गई। इसलिए ये गहलोत साहब की, हमारी विधायिका की फेलियर योजना के नाम से जाना जाता, जो पानी ना शहर में ना गाँव में। जी, आप विधायिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन पे कई और भी आरोप लगे हैं जिसमें सीबीआई तक का बुलावा आ गया था आपके यहाँ। देखिए, हमारे सबसे ईमानदार ऑफिसर, मैंने मेरे जीवन में पुलिस में सबसे ईमानदार ऑफिसर किसी को देखा तो सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को देखा जी। और उसकी कार्यशैली से राजगढ़ की जनता बड़ी संतुष्ट थी, और उनको प्रताड़ित करके यहाँ की विधायिका ने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया।
और जब हम सड़क पर उसके विरोध में नारे लगा रहे थे, कृष्णा पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो कृष्णा पूनिया कह रही थी कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, मेरे ऊपर झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कृष्णा जी विधायक और उनके नुमाइंदों से, जो ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी तो यूं ही आरोप लगा रही है हमारे खिलाफ, लेकिन आज सीबीआई कोर्ट ने, जोधपुर के कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर ये कहा है कि यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका कृष्णा पूनिया 306 की अपराधी है, दुष्प्रेरण की दोषी है। तो फिर जब न्यायालय में अगर मोहर लग गई तो हमारे आरोप तो साबित हुए। इसलिए निश्चित रूप से इन्होंने ऐसा अपराध किया है जिसको कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जी, आपके यहाँ पे बीजेपी से एक ही परिवार चुनाव लड़ता रहा लगातार, पहले अलग रहे हैं लेकिन आजकल कसवा जो परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से। कमला जी विधायक भी रही हैं, और बात करें सांसद महोदय की तो राम सिंह जी सांसद रहे, अब राहुल जी सांसद हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ राजगढ़ में सांसद कोटे से कितना कार्य हुआ है? देखिए, मैं तो वर्तमान की पिछले 9 वर्ष की बात करूं, जो वर्तमान सांसद है राहुल जी कसवा जी, उनको तो यही पता नहीं है कि मेरे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में या सादुलपुर में गांव कहाँ है, किस तरफ है, कहाँ जाना चाहिए, जनता से कब मिलना चाहिए, जनता की क्या पीड़ाएं, क्या समस्याएं, वो तो गहरी नींद में सो के रहते हैं। सिर्फ मोदी जी का भरोसा है, मोदी जी की बेस पर जीत रहे हैं। बाकी जनप्रतिनिधि की हैसियत से राहुल जी कसवा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वो जनता के कहीं किसी कार्य में ना तो भागीदार है, ना कोई बजट है, ना कोई कोटा है, कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ चुनाव का इंतजार करते हैं, मोदी जी की कृपा दृष्टि से टिकट लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल जी कसवा का कुछ भी नहीं है। आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट गहलोत सरकार की भी बात कर ली जाए। गहलोत साहब भरमार योजनाएं ला रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना, स्मार्टफोन योजना, फूड राहत पैकेट और भी भरमार अन्य योजनाएं हैं। एक साथ 18-18, 19-19 जिले बनाना, और अभी विधानसभा सत्र फिर से लगने वाला, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि 3-4 जिले और बन सकते हैं। तो फिर इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गहलोत साहब, हमारा राजस्थान प्रदेश का अगर विस्तार हुआ है जी, पिछले लंबे अरसे से बड़ा क्षेत्र था, जिले भी बड़े हो गए थे। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, अगर प्रदेश बढ़ेगा तो जिले भी बढ़ेंगे, और कोई न कोई सरकार आएगी वही बढ़ाएगी, कोई और तो बढ़ा नहीं सकता। तो जैसे पंचायत समितियां भी बढ़ती हैं, तहसील भी बढ़ती हैं, उपखंड कार्यालय भी बढ़ते हैं, उसी तरीके से जिले बढ़ गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सरकार का काम है, नुमाइंदे बढ़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुफ्त की राहत की बात करें, फूड पैकेट बांट रहे हैं, आपने देखा होगा, काफी अखबारों में छपा है, कितना गंदगी, कितना कचरा दे रहे हैं। फूड पैकेट बांटने से पहले ही आपके डीलर्स के पास 50 पैकेट जा रहे हैं, वहाँ वितरण करने की स्थिति है हजारों लोगों की, तो वहाँ वितरण नहीं हो रहा। मुफ्त बिजली की आप स्थिति देख रहे हैं, 1-1 बजे तक लोग झांक के देख रहे हैं कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी, बिजली आएगी कि नहीं आएगी। तो मुफ्त तो ऑटोमेटिक ही हो गई, बिजली आ ही नहीं रही तो मुफ्त ही है सारी। तो इसलिए मुफ्त के नाम से गहलोत साहब अगर सरकार में जीतना चाहते हैं तो इनकी भूल है। मुफ्त से नहीं, आपके एमएलए ने किस तरीके, जितने राजस्थान में आपके विधायकों ने पिछले 5 साल में जनता के साथ जो शोषण किया है, अधिकारियों के साथ जो जुल्म ज्यादती किए हैं, कर्मचारियों के साथ जुल्म ज्यादती किए हैं, और हर ऑफिस से आपके विधायकों ने जो कमीशन खोरी करी है, उससे वो बहुत तंग और परेशान है जनता जी। इसलिए आपके उस मुद्दे को कोई नहीं देखता। मुद्दे हैं कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए इन विधायकों को गुंडे और बदमाश बना कर भ्रष्टाचारी छोड़ दिया, उससे जनता तंग और परेशान है। राजगढ़ में नशे की प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल एक जो नया नशा आ रहा है ट्रेंड में, चीता नाम करके, उस नशे को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हरियाणा लगता बॉर्डर है, शराब की तस्करी हो रही है। तो इन पे लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के जो सरकार है गहलोत सरकार, उनके द्वारा? अब आप गहलोत सरकार की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था की बात करूं तो पूरे राजस्थान लेवल की अगर बात करो आप जी, तो महिलाओं के साथ किस कदर अत्याचार हुए, जिनको आदर्श को एक सामान्य मानव श्रेणी का व्यक्ति देख नहीं सकता, वैसे करते गिनोने यहाँ हो रहे हैं। दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं वो आप रोज देख रहे हैं। अभी ताजा ही आपने कुचामण में कहीं हो रहा है, 2 लोगों को रोंद के मार दिया। इसी तरीके से पूरे राजस्थान में समय समय रोजाना अपराध हो रहे हैं। और गहलोत साहब तो खुद गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री होते भी इस तरीके से पूरे प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। अत्याचार, आप पोक्सो के देख लें, बलात्कार देख लें, हत्याएं देख लें, सब कुछ हो रहा है। हर तस्करी की बात है तो तस्करी तो इसलिए हो रही है
कि जितने भी राजस्थान के थाने में, तो मेरे विधानसभा कहूँ या पूरे राजस्थान के कानून व्यवस्था बात करूँ, जब तक सरकार इन थाना अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाएगा कि ये किस तरीके से बंदी लेकर के अवैध कारोबार कराने में भागीदार बन गए हैं, चाहे बजरी माफिया में भागीदार मानो, शराब में मानो और कानूनी नकारियों में मानो, सब लोग शटल होकर के ओवरलोड व्हीकल की बात मानो, सब पैसे लेते हैं। मंथली से सब कुछ काम चलते हैं, मंथली के बिना किसी को नहीं चलने देते। मंथली देता वो छूट है उनको, वो कुछ भी करें तो वो अपराध भी करते हैं, अवैध काम भी करते हैं। आप सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो आपने भी एक बार एक जो एसडीएम थे यहाँ के राजगढ़ के, उनको धक्का मुक्की हुई थी और धमकाया था, वो क्या मामला था फिर, क्या मसला था? मेरा आपने वीडियो भी अगर धक्का मुक्की तो सुना भी होगा। एक एसडीएम साहब को हम किसी पीड़ा को लेकर ज्ञापन देने गए थे जी, और ज्ञापन देने के लिए वो ज्ञापन लेने से भागकर ऑफिस में घुसते हैं, बंद करते हैं। तो हमारी अगर धक्का मुक्की हो तो कहीं वीडियो में मेरे को नहीं लगता, लेकिन हमारे शब्द थे ये कि ये ऑफिस आपका नहीं, आपके बाप का नहीं, ये ऑफिस हमारा है, हमारी जनता का है। तो इसमें अगर मैं गलत हूं तो कहीं आप बताना का प्रयास करें। अगर सरकार के ऑफिस है उसमें भी हमारी जनता और हम नहीं जा पाएंगे, वो जनता के लिए होता है। ऑफिसर्स जितने भी कुर्सी पर बैठे हैं वो सारे जनता के लिए लगाए जाते हैं कि जनता के कार्य करें, जनता की बात सुने। तो फिर हमने वो गलत कभी, अगर वो गाड़ी हमारी नहीं है, धक्का मुक्की हमारी नहीं है, हमने ये कहा कि ऑफिस आपका नहीं, आपके बाप का नहीं है। जी, यहाँ पे राजगढ़ में पहले गैंगवार काफ़ी हुआ करती थी, आप कुछ हद तक यहाँ कम हुई है, लेकिन अभी भी कुछ जगह होती रहती है छोटी मोटी, इसके बारे में क्या कहना? गैंगवार का यहाँ बहुत बड़ा बुरा हाल है। गैंगवार आज भी हैं, चलती रही हैं। खूब सारे लोगों के पिछले 5 साल में मेरे राजगढ़ में कम से कम 10 लोगों के गैंगवार से मर्डर हो गए होंगे। तो किस हालात में गैंगवार लोग हैं, सुपारी किलर आते हैं, धमकियां देते हैं, पहले पैसे मांगते हैं, फिरौती मांगने का अलग ट्रेंड हो गया है, आपसी रिवलरी में गोलियों से भूनते हैं। मैं खुद सुरक्षित महसूस करता हूँ जी। जनता के बीच में मेरे को बदमाश लोगों ने पुलिस के पूछताछ में, ये नूनी जो सुपारी किलो में बात करते हो, उन बदमाशों ने पुलिस में पूछताछ नोट में बताया है कि चूरू में हमारा अगला टारगेट मनोज न्यांगली और नेपू न्यांगली है। जी, आपको धमकी भी मिली 2019 में? मुझे धमकी भी मिली और पुलिस पूछताछ में सारी चीजें। उसके बाद भी प्रशासन और पुलिस ने अखबार और मीडिया तक को नहीं बताया कि मनोज न्यांगली पूर्व विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसका हमारे पास पूछताछ नोट में ऐसी बातें आई हैं, लेकिन मीडिया को एक दिन भी खुलासा नहीं किया। मुझे सुरक्षित और ज्यादा सुरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इससे ज्यादा बुरा दौर क्या हो सकता? आम नागरिक कैसे लड़ेगा उनके गैंगस्टरों से? नहीं लड़ सकता। तो इसलिए चौपट हो गई कानून व्यवस्था, और इसके साथ चौपट होने का कारण है जितने थानाधिकारी लगते हैं सारे ये विधायक पैसे ले लेकर के उनको लगाते हैं, उनसे मंथलियां लेते हैं, और वो जनता से मंथलियां लेते हैं, और वो मंथली अपराधी दे सकता है, पीड़ित दे नहीं सकता, तो उनसे लेते हैं जी, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। राजगढ़ जो कि अंतिम छोर का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से महज 20-25 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर लग जाता है, हिसार लगता है। आपके आने जाने वाले सारे लोग, रिश्तेदार लोग बाग हरियाणा ज़्यादातर जाते हैं जयपुर जाने के बजाय। तो आप यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आप बसपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो आप दोनों सरकार को परख चुके हैं। तो क्या डिफरेंस है यहाँ राजगढ़ में, मतलब राजस्थान में और हरियाणा में सरकार के बीच में? देखिए, हरियाणा में तो कोई ज्यादा मेरा काम नहीं पड़ता, वैसे बॉर्डर जरूर है, सीमा पर है, वहाँ लोग बाग तो जाते रहते हैं आपके, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन मैं क्यों दूसरी सरकारों तक लंबा जाऊं? मेरा तो विधानसभा क्षेत्र का दायरा है, वहां तक की बात करूं। लेकिन हरियाणा में भी अपराध ज्यादा है। नहीं, अपराध की बात नहीं, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, कार्यक्षेत्र। ऑल ओवर मैं कार्यशैली की बात ये करता हूँ कि हमारे गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोगों की बातें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कहीं उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनको घरों में नहीं घुसने दिया जाता है। बड़े बड़े लोग, घरानों के लोग ही रहते हैं वहाँ, जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छा पावर है या पब्लिक है, वही जाते हैं। जनता के सामान्य लोगों की इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे सुनवाई नहीं होती। इसीलिए हम तीसरे मोर्चे बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाकर आम जन के जन हितैषी बनकर जनता की, छोटे छोटे लोगों की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए जनता के लिए हित में बहुजन समाज पार्टी है, और राजस्थान में अब की बार सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी। कैसे बनाएगी? जनता के सहयोग से। लेकिन इतने विधायक कहां से लाओगे? देखिए, हम 6 विधायक जीते पिछली बार हमारे बसपा के, तो भी हमारे लोग सरकार में भागीदार होते, लेकिन वो तो भाग के चले गए, इसलिए वो कमजोर हो गए। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के बेस पर अगर शामिल होते तो आज हम सरकार में बनाने वाले होते ना। इसी तरीके से हम बढ़ाएंगे। अब की बार हम 60 विधायक जिताने की प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से 60 विधायक जिताएंगे, और जिताएंगे तो सरकार बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला रहा है।
बसपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच आप अपने को प्रतिद्वंदी के रूप में किसको देखते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? मैं दोनों पार्टियों को देखता हूँ। हम किसी एक पार्टी से नहीं, मैं नंबर 1 की बात करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव जीतूं कैसे, एक नंबर पे कैसे रहूं, इसके अलावा मुकाबले में कौन रहे इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई, ये मुकाबला 2 नंबर और 3 नंबर का बीजेपी और कांग्रेस को करना है, मुझे 1 नंबर का करना है। आपका मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है राजगढ़? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो, हमारा वैसे कोई घोषणा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मैं जनता के हित के लिए जहां टकराना पड़ता है वहां टकराऊंगा। विकास के मुद्दे की लड़ाई है, सरकार से टकराना पड़ेगा, हम निश्चित रूप से टकराएंगे। जनता के लिए प्रशासन को नियंत्रण करेंगे, नकेल डालने का काम करेंगे और जनता को सुशासन, सुरक्षित संरक्षण करेंगे, ऐसा प्रयास हम करेंगे। जी, आप ये बेबाक तरीके से बोलते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप यहाँ की जो विधायिका हैं, क्योंकि पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन वो खेल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने चूरू जिले का नाम रोशन किया है, राजगढ़ का नाम रोशन किया है मेडल के लिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यहाँ के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए उनके क्या प्रयास रहे हैं, जहाँ तक आप गांव क्षेत्र में, देहात में जाते हैं तो? देखिए, मैं तो सरकार को भी धत्ता कहना चाहता हूँ इस बात में, गहलोत साहब को भी। ये खेल के नाम से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल एक योजना शुरू करी जी, जिसमें गहलोत साहब कहते हैं हमने प्रतिभाओं को छांटना चाहते हैं। हमारी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष रही है कृष्णा जी पूनिया, खेल की भी है, और वो कृष्णा जी भी कहते हैं कि मैं खेल कोटे से और मैं खेल में बहुत कुछ प्रगति करूंगी। मैं कहना चाहता हूं, इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, टी-शर्टें 100 रुपए की बांटकर 1000 रुपए का बिल उठाने का काम किया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल में 70 साल वाले धोती वाले को खिलाया है, 80 साल वाली महिला को कहते हैं कि मैदान में लाकर खिलाएंगे। क्या उनको आप प्रतिभाओं की दृष्टि देखते हो? वो खेल में उनको शामिल करके, दौड़ में शामिल करके, कबड्डी में, कुश्ती में उनको शामिल करके क्या करना चाहते हो? इससे बेहतर आप करो, युवाओं के लिए सुविधा पैदा करते, आप 10-5 पंचायतों के बीच में प्रतिभाओं को रेगुलर सिस्टम देते कि बच्चों खेलो और हम आगे लेके जाएंगे। ये प्रतिभाओं को लूटने के लिए एक दिन प्रतियोगिताएं करी और इसके नाम से हमारी कृष्णा जी पूनिया ने, गहलोत साहब ने और मिल करके इस खेल के जगत के नाम से बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आप बता दें मुझे, आप घूमे एक बच्चे का इनके ओलंपिक खेल के नाम से अगर किसी देश में, प्रदेश में अगर प्रगति करके आगे बढ़ाओ तो आप सिंगल आदमी का नाम बता दें। सुविधाएं नहीं मिलती है गांव में, कुछ भी नहीं है, सुविधा के नाम से करना ही नहीं चाहते ना, ये तो वो टी-शर्ट पहनना चाहते हैं। हमारा प्रचार हो जाए, हमारा भ्रष्टाचार हो जाए। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं मेरी जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इन भ्रष्ट, चोर, बेईमान लोगों का पिछले 5 साल से पौने 5 साल का समय बीत चुका है और ये फिर पिछली बातों की तरह ही हमारे गरीब मजलूम लोगों के बीच में इनके दलाल, इनके चमचे जाएंगे और वो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता से अपील करता हूं कि इनके झूठे वादे, इनकी झूठी बातें, इनके दलालों को आप अच्छी तरीके से पिछली बार समझ चुके हो और आने वाले 2023 के चुनाव में इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और मैं उनसे अपील करता हूं कि वो तन मन धन से मेरे लिए प्रयास करेंगे और मुझे निश्चित रूप से राजस्थान की विधानसभा भेजने के लिए एक एक युवा, एक एक माता, एक एक बहन मेरे लिए माता है मेरे बेटे की तरह, बहन है वो भाई की तरह, युवा है मेरा दोस्त की तरह और बूढ़े हैं वो मेरे आशीर्वाद की तरह मेरा साथ देकर राजस्थान की विधानसभा भेजें, ऐसा मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी न्यांगली साहब, जो कि अपने बेबाक भाषणों, बेबाक जवाब के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से कौन विधानसभा पहुंचता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अक्सर देखते हैं हर बार विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। और अगर आपको कोई जहन में कोई सवाल हो इनसे पूछना तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो वो सवाल करने की कोशिश करेंगे। आप RJTV 24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए। अगर आपके आसपास में कोई जनप्रतिनिधि हो जिनसे हमें वार्ता करनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।